और फैसला 26 जनवरी को श्रीनगर के लाल चौक में होगा, किसने अपनी मां का दूध पिया। ये मैं आतंकवादियों से आज नहीं लड़ रहा हूं, बड़े लंबे अरसे लड़ रहा हूं। નમસ્કાર દર્શક મિત્રો, વીટીવી વિશેષમાં આપનું સ્વાગત છે. હું છું જીગર દેવાણી. વડાપ્રધાન નરેન્દ્ર મોદીએ પોતાનો 67મો જન્મદિવસ ગૃહ રાજ્ય ગુજરાતમાં ઉજવ્યો હતો. નરેન્દ્ર મોદી ગુજરાતમાં છે ત્યારે સમાચાર માધ્યમોમાં તેમના વિશેની વાતો થઈ રહી છે. નરેન્દ્ર મોદી વિશે લોકોને વારંવાર સાંભળવું ગમે છે. જોકે આજે વીટીવી વિશેષમાં આપણે મોદીને જ સાંભળીશું. નરેન્દ્ર મોદીએ જાહેર જીવનમાં મેળવેલી સફળતા પાછળ તેમના વાકચાતુર્યનું મોટું યોગદાન છે. નરેન્દ્ર મોદી બોલે ત્યારે તેના ચાહકો સાંભળ્યા જ કરે છે. તો મોદી જે બોલ્યા છે તે વારંવાર સાંભળવું પણ ગમે છે. નરેન્દ્ર મોદીના યાદગાર ભાષણોમાંથી કેટલાકને આજે ફરી સાંભળી બર્થડે બોય મોદીને અનોખી ગિફ્ટ આપીએ. और फैसला 26 जनवरी को श्रीनगर के लाल चौक में होगा, किसने अपनी मां का दूध पिया। ये मैं आतंकवादियों से आज नहीं लड़ रहा हूं, बड़े लंबे अरसे लड़ रहा हूं. નરેન્દ્ર મોદી ગુજરાતના મુખ્યમંત્રી બન્યા તે પહેલા ખાસ કરીને ગુજરાતીઓ તેમના વિશે કંઈ ખાસ જાણતા નહોતા. જોકે તેઓ મુખ્યમંત્રી બન્યા બાદ લોકોના હૃદય સમ્રાટ બને છે. તેમાં તેમની વાકછટાનો મહત્વનો ફાળો રહે છે. તેઓએ ગુજરાતીઓમાં તો અનેક એવા ભાષણો આપ્યા હતા કે જે લોકોને સ્પર્શી જતા હતા. તેમણે જ્યારે વડાપ્રધાન બનવાનું સપનું જોયું અને તેને પૂરું કરવા સમગ્ર દેશની પ્રજાને ધ્યાનમાં રાખી બોલવાનું શરૂ કર્યું હતું. આથી તેઓ હિન્દીમાં બોલતા અને ખાસ કરીને તાત્કાલિક વડાપ્રધાન ડોક્ટર મનમોહન સિંહને નિશાન બનાવતા હતા. पूरी सरकार बयान दे रही, पूरी सरकार लगी थी. अगर ऐसे उनका समय बर्बाद हो रहा है, पता नहीं भाइयों बहनों ये देश को कहां ले रहा है. दिल्ली में फॉरेन मिनिस्टर प्रणब मुखर्जी, फाइनेंस मिनिस्टर प्रणब मुखर्जी, प्रधानमंत्री इंचार्ज प्रणब मुखर्जी, सारे चार्ज प्रणब मुखर्जी, खुद डिस्चार्ज. હવે કો ભાઈ શું સાંભળવું છે? હા, રણસિંહ પીએમ અત્યારે 7:45 PM. मैंने एक बार प्रधानमंत्री से बात की. मैंने ये नहीं कहा है प्रधानमंत्री ने मेरे से बात की. एक मंत्री जी ने ड्राइवर से कहा आज कार मैं चलाऊंगा. तो ड्राइवर ने कहा सर मैं उतर जाऊंगा, क्योंकि ये कार है, सरकार नहीं जो कोई भी चला ले. इसलिए मैं उस फील्ड पे आ रहा हूं, लेकिन वहां भी कभी न कभी तो वक्त आएगा. धीरे धीरे से लीडरशिप को लेकर के काफी कुछ बहस वहां भी हो रही है. अभी किसी ने मुझे एक SMS भेजा था, उसमें लिखा था कि डॉक्टर मनमोहन सिंह जी को ऑस्कार का अवार्ड मिला. कलाकार को मिलता. दारिया साहब आप तो बुजुर्ग हैं, ऑस्कर का अवार्ड मिला. क्यों? तो बोले प्रधानमंत्री की बेस्ट एक्टिंग के लिए.
प्रधानमंत्री कौन है पता नहीं चल रहा है, देश कहां जाएगा पता नहीं चल रहा है। पूरी सरकार एक आर्मी के चीफ की जन्म तारीख के पीछे लग गई, बताओ, जैसे को कहा भी नहीं था। अब वो कोई छोटे मोटे अफसर को काम था भाई, पूरी सरकार बयान दे रही, पूरी सरकार लगी थी। अगर ऐसे उनका समय बर्बाद हो रहा है, पता नहीं भाइयों बहनों ये देश को कहां ले जा रहा है। નરેન્દ્ર મોદીના નિશાના પર હંમેશા રાહુલ ગાંધી પણ રહ્યા છે। તેઓ વડાપ્રધાન બન્યા તે પહેલા અને પછી જ્યારે પણ મોકો મળે ત્યારે રાહુલ ગાંધીને આડે હાથે લેતા આવ્યા છે। નરેન્દ્ર મોદી ક્યારે કેવું અને કેટલું બોલવું તે સારી રીતે જાણે છે। તેઓ રાહુલ ગાંધી વિશે જ્યારે પણ બોલ્યા છે હંમેશા રાહુલને મજાકનું પાત્ર બનાવ્યું છે। मैं आज सुबह जब निकल रहा था तो टीवी पर मैंने हमारे मित्र राहुल भैया का बयान देखा। मेरा पेट दुख गया, क्या बोल रहे हैं। इससे आगे वो जो बोले हैं मैं पब्लिक भी बोली आधा बता देता, आधा बता देता। यूट्यूब पर जाइए मिल जाएगा, यूट्यूब पर जाइए मिल जाएगा। मैं आधा बता देता हूं। मैंने कहा था गुजरात में श्वेत क्रांति हुई है, पशुपालन, दूध उत्पादन, गुजरात ने इतना काम किया है कि आज हिंदुस्तान के कई इलाके हैं जिसको दूध पिलाने का काम गुजरात करता है। ऐसा मैं बोला, उसको उन्होंने जो भाषण किया है आप उसको यूट्यूब पर ले लीजिए, मैं बोल नहीं सकता हूं। मुझे हंसी भी आती है, मुझे शर्मिंदगी भी होती है। ऐसा भी कोई नेता होता है क्या? उन्होंने तीसरी बात की गुजरात में, ये भी यूट्यूब पर अवेलेबल है। उन्होंने कहा देखिए कांग्रेस पार्टी के प्रधानमंत्री को उम्मीदवार देखिए, उनका कमाल देखिए, उनका दिमाग देखिए, उनकी सोच देखिए। वो कहते हैं गुजरात में, ये भी यूट्यूब पर मिल जाएगा आपको। वो कहते हैं गुजरात में एक में से 2 बच्चे कुपोषण वाले। समझ आया आपको? एक बच्चे। अब क्या करूं भाई, मेरा पता नहीं ऐसा मेरा कौन सा नसीब होगा कि मुझे उनसे बिजली की नौबत आई। अरे कोई समझदार होता तो कुछ बात भी तो कर पाते भाई। एक मिनट से 2 बच्चे को कोशिश बताइए मैं क्या बोल रहा हूं। अम्मा मुझे लगता है वो कपिल शर्मा की जो टीवी सीरियल आती है ना, अब थोड़े दिन में बंद हो जाएगी। इसी का सारा इकट्ठा करके टीवी वाले दिखा देंगे तो चुनाव की पूरी थकान उतर जाएगी। मनोरंजन के लिए अब आपको कुछ नहीं करना पड़ेगा। નરેન્દ્ર મોદી જ્યારે ગુજરાતમાં હતા ત્યારે પણ તેઓ હંમેશા કેન્દ્રમાં બેઠેલી કોંગ્રેસને પડકારતા હતા। આમ કરી તેઓ સાબિત કરતા કે ગુજરાત કોંગ્રેસના નેતા અને એકમની તેમની સામે કોઈ વિસાત નથી। આથી તેઓ ગુજરાતમાં હતા ત્યારે અને દિલ્હી ગયા પછી પણ કોંગ્રેસ મુક્ત ભારતના નિર્ધાર સાથે કોંગ્રેસ પર પ્રહાર કરતા આવ્યા છે। हिंदुस्तान में 2 सोच है।
दो प्रकार के सोच काम कर रही है। शहजादे जी, मैं आपकी बात से सहमत हूं। इस देश में दो विचार चलते हैं, लेकिन आपने ये नहीं कहा कि वो कौन से दो विचार हैं। मैं आज दिल्ली में आकर के आपको बताना चाहता हूं वो दो विचार क्या है। आपका विचार है भारत ये मधुमक्खी का छत्ता है, ये आपका विचार है। हमारा विचार है भारत हमारी माता है। आपका विचार है गरीबी ये मन की अवस्था है, स्टेट ऑफ माइंड। हमारा विचार है गरीब ये हमारे लिए दरिद्र नारायण है। નરેન્દ્ર મોદી વડાપ્રધાન બન્યા પછી સંસદમાં બહુ ઓછું બોલે છે, આથી કોંગ્રેસ હંમેશા તેમના મૌન રહેવા અંગે ટીકા કરે છે। જો કે મોદી સમય આવે સંસદમાં પણ બોલે છે અને કોંગ્રેસ ઈંટનો જવાબ પથ્થરથી આપે છે। જેમાં મનરેગાની વાત હોય કે બ્લેક મની અંગે થતી તેમની ટીકાની વાત હોય। कभी कभार ये कहा जाता है कि आप मनरेगा कभी कभार ये कहा जाता है कि आप मनरेगा यहां पर अधिकतम आदरणीय सदस्यों ने काले धन की चर्चा की है। जिस काले धन की चर्चा करने से लोग कतराते थे, काले धन की बात आते ही मुंह पे रंग बदल जाता था। उनके मुंह से जब आज काले धन की चर्चा सुनता हूं तो मुझे इतना आनंद होता है, इतना आनंद होता है कि जिस आनंद की कल्पना नहीं कर सकते। और मैं मानता हूं हमारी सबसे बड़ी सिद्धि है तो यह है कि हमने देश को काले धन पर बोलने के लिए मजबूर कर दिया है। तो વીટી વિશેષમાં સમય થઈ ગયો છે બ્રેકનું। વધુ સમાચાર બ્રેક બાદ। और फैसला 26 जनवरी को श्रीनगर के लाल चौक में होगा, किसने अपनी मां का दूध पिया। ये मैं आतंकवादियों से आज नहीं लड़ रहा हूं, बड़े लंबे अरसे लड़ रहा हूं। और फैसला 26 जनवरी को श्रीनगर के लाल चौक में होगा, किसने अपनी मां का दूध पिया। ये मैं आतंकवादियों से आज नहीं लड़ रहा हूं, बड़े लंबे अरसे लड़ रहा हूं। બ્રેક બાદ આપનું સ્વાગત છે। નરેન્દ્ર મોદી સમય અને સંજોગો પ્રમાણે બોલવામાં માહિર ગણાય છે। દેશની મહિલાઓ માટે મોદી હંમેશા લોકપ્રિય નેતા રહ્યા છે। ચૂંટણી ટાણે મોદી પોતાના ભાષણોમાં અથવા કોઈ કાર્યક્રમમાં પણ મહિલાઓની વાત આવે ત્યારે ખૂબ પ્રભાવિત ભાષણ આપતા રહ્યા છે। देखिए मित्रों, सेना में जो जवान होता है ये युद्ध की भूमि में मरने के लिए जाता है, इसलिए कि उसको तनख्वाह मिलती है। उसको तनख्वाह मिलती है इसलिए वो सेना का जवान युद्ध की भूमि में मरने के लिए तैयार नहीं होता है। वो मरने के लिए इसलिए तैयार होता है इस मिट्टी को प्यार करता है। अगर आप अपने जीवन में किसी चीज को प्यार करो, मैं आपको एक उदाहरण देना चाहता हूं। तो आमतौर पर महिलाओं का स्वभाव कैसा होता है, मैं गलती करूं तो सब माताएं मुझे क्षमा करें क्योंकि मेरा नाता थोड़ा कम है, लेकिन असेसमेंट मेरा गलत हो जाए तो मुझे क्षमा करें। लेकिन आमतौर पर महिलाएं क्या करती हैं, घर में अगर वो खाना पका रही हैं, अपनी चपाती बना रही हैं और चाहती हैं कि अपने पति देव को गोल मोल बराबर फूली हुई अच्छी चपाती दे। अब वो खाना पकाती रही हैं और तैयारी कर रही हैं, इतने में कहीं एक आध चपाती में से भाप निकल आती है, स्टीम निकल आती है और उसकी उंगली पे थोड़ी जल जाती है।
तो वो कुछ दवाई वगैरह लगाती हैं, लेकिन हर पल देखती हैं घंटी कब बजेगी। वो इंतजार करती हैं कि पतिदेव आए, और ये चाहती हैं कि पतिदेव मेरी उंगली में जो जलिया हूं, जो जलन हो रही है, इसको वो फील करें। और वो भी चाहती हैं कि बच्चे देखते ना हो तो उस पर फूंक भी लगा दें। चाहती है ना? मैं गलत हूं तो मुझे क्षमा करना, लेकिन उसका मन करता है कि इस चपाती को बनाते बनाते अगर वो जली है तो उस जलन को नोटिस किया जाए, और वो भी सुप्रीम के माध्यम से नोटिस किया जाए। और 50 बार फूंक लगाए, खाना परोसते समय भी यूं ही करेगी। थोड़ा डाल भी देगी बगल में, कपड़े भी खराब करेगा, पूछा नहीं तो कपड़े खराब करेगी। और क्यों कपड़े खराब? नहीं, वो तो मैं जल गई थी ना। अच्छा, जल गई थी तो पहले बताना था, उनको फिर मामला ठीक कर लेते हो। लेकिन वही माँ, वही महिला बाजार में सब्जी लेने गई है, साड़ी का स्टॉल लगा है, डिस्काउंट 20% है। क्या होगा? सब्जी बाजू में और साड़ी की दुकान में जाएगी, और साड़ी की दुकान में बढ़िया बढ़िया साड़ी है, 20% डिस्काउंट है। उसका मन करता है ये लो वो लो, ये लो वो लो, और इतने में खबर आती है कि फलाने मोहल्ले में आग लगी है। वो तुरंत वहां से भागती है, साड़ी पैसे जो भी होगा भूल जाती है, दौड़ती है और जाकर के देखती है अपना खुद का घर जल रहा है, तो चीखती है। बड़े बड़े तंदुरुस्त लोग, बड़े बहादुर लोग मकान को आग बुझाने के लिए वो पानी डाल रहा है, कोई ये डाल रहा है, तो ये जाकर के चीखती है, अरे मेरा बेटा अंदर रह गया है, मेरा बेटा अंदर है। सारे मर्द लोग एक दूसरे का मुंह देखते हैं, इंतजार करते हैं क्या हुआ होगा। और तब वो माँ उस जलते हुए मकान में कूद पड़ती है और बच्चे को लेकर के आती है। बच्चे को लेकर के आती है, बाप के कारण जिसकी उंगली पर जलन के कारण वो 50 बार फूंक लगाती है, उस माता के भीतर शक्ति का रूप होता है। जब बेटा होता है तो कूद पड़ती है। दोस्तों, अभय यहीं से पैदा होता है। નરેન્દ્ર મોદીએ પોતાની છબી 56ની છાતીવાળા મર્દ મોદીની બનાવી છે। તેઓ બોલે ત્યારે લલકાર કરે છે જે લોકોને ગમે છે। તેઓ આતંકવાદીઓ માટે જ્યારે બોલે ત્યારે દેશવાસીઓ હંમેશા પ્રભાવિત થતા રહ્યા છે। मैं 1992 में श्रीनगर गया था, लाल चौक में तिरंगा झंडा फहराने के लिए, और आतंकवाद बड़े पुरजोर में था, और आतंकवादी हिंदुस्तान के तिरंगे झंडे को जमीन पर रौंदते थे, उसको जलाते थे, उसको अपमानित करते थे। तिरंगे झंडे से अपनी कार साफ कर रहे हैं, जूते साफ कर रहे हैं, और कैमरा के सामने सब करते थे। ये दृश्य मेरे दिल में आंख पर रखा। तो हमने एक यात्रा निकाली थी कन्याकुमारी से, तिरंगा झंडा लेकर के चल पड़े थे हम, और तय किया था कि हम श्रीनगर के लाल चौक में जाकर के तिरंगे का झंडा फहराएंगे। मित्र, आतंकवादियों की इस जगह पे जाके तिरंगा झंडा फहराने का सोचना क्या लगता है? मित्रों, हम निकले तो श्रीनगर के अंदर आतंकवादियों ने पोस्टर्स लगाए थे, दीवारों पर लिखा था कि हम देखते हैं कि किसने अपनी मां का दूध पिया है कि जो श्रीनगर के लाल चौक में झंडा फहरा करके वापस जाए। जब मैं अपनी यात्रा कन्याकुमारी से लेकर के चलते चलते हैदराबाद पहुंचा तो मुझे वहां से वो पोस्टर वगैरह के फोटो ये सब मेरे पास आया, और मैंने हैदराबाद से अपनी स्पीच बदल दी। मैंने अपने भाषण का रंग रूप बदल गया, मेरा भीतर से आवाज उठने लगी, और मैंने हैदराबाद की सभा में ललकार किया था। उसके बाद में 1 महीने के बाद 26 जनवरी को श्रीनगर के लाल चौक में पहुंचना था, और तब मैंने कहा था मित्रों, उस समय की अगर वीडियो क्लिपिंग होगा तो आप देख सकते हैं, और मैंने भरी सभा में हैदराबाद में कहा था, मैंने कहा मुझे आतंकवादियों ने मुझको ललकारा है, और आतंकवादियों ने कहा कि किसने अपनी मां का दूध पिया है जो 26 जनवरी को श्रीनगर के लाल चौक में आकर के तिरंगे झंडा फहराए। और तब जाकर के मैंने कहा था कि मैं 26 जनवरी को सुबह ठीक 11 बजे श्रीनगर के लाल चौक पहुंचूंगा। मैं बुलेट प्रूफ जैकेट पहन करके नहीं आऊंगा, मैं बुलेट प्रूफ गाड़ी में नहीं आऊंगा, हाथ में सिर्फ तिरंगा झंडा लेकर के आऊंगा, और फैसला 26 जनवरी को श्रीनगर के लाल चौक में होगा किसने अपनी मां का दूध पिया। और मित्रों, मैं समय पे गया, तिरंगा झंडा फहराया, और आज आपके सामने खड़ा।
ये मैं आतंकवादियों से आज नहीं लड़ रहा हूं मित्रों, बड़े लंबे अरसे लड़ रहा हूं। तो आથી નરેન્દ્ર મોદીના લલકારની એક આગવી જ શૈલી. હાલ લઈશું એક બ્રેક. और फैसला 26 जनवरी को श्रीनगर के लाल चौक में होगा, किसने अपनी मां का दूध पिया। ये मैं आतंकवादियों से आज नहीं लड़ रहा हूं मित्रों, बड़े लंबे अरसे लड़ रहा हूं। और फैसला 26 जनवरी को श्रीनगर के लाल चौक में होगा, किसने अपनी मां का दूध पिया। ये मैं आतंकवादियों से आज नहीं लड़ रहा हूं मित्रों, बड़े लंबे अरसे लड़ रहा हूं। બ્રેક બાદ આપનું સ્વાગત છે. નરેન્દ્ર મોદીનો જન્મ મહેસાણા જિલ્લાના વડનગરમાં થયો છે. નરેન્દ્ર મોદી ખૂબ સામાન્ય પરિવારમાંથી આવે છે. તેઓ નાના હતા ત્યારે ચા વેચતા હતા. આથી તેમની સફળતા અને તેમની પ્રેરણાદાયી વાણી હંમેશા બધાને ગમતી આવી છે. मित्रों, आप गरीब हैं, अमीर हैं, इन चीजों की चिंता छोड़ दो दोस्तों। एक बात की जरूरत होती है, आपका आप पर भरोसा होना चाहिए। मित्रों, मेरे परिवार में 7 पीढ़ी में राजनीति का रवि मालूम नहीं है। मेरे परिवार में कोई राजनीति क्या होती कुछ पता नहीं मेरे परिवार में। और मेरा बैकग्राउंड भी बिल्कुल सामान्य गरीब परिवार का है। आप में से बहुत कम लोगों को मालूम होगा, मैंने पहली बार अभी 2 दिन पहले दिल्ली में आया था तो पहली बार अपने मुंह से मैं बोला था, मित्रों मैं बचपन में रेल के डिब्बे में चाय बेचता था। और आज आपके सामने खड़ा हूं। और इसलिए दोस्तों, आप ये चिंता छोड़ दीजिए आपका बैकग्राउंड क्या है। बिल्कुल घबराइए मत दोस्तों। आप किस परिवार में पैदा हुए हो, किस अवस्था में पैदा हो, चिंता छोड़ दीजिए दोस्तों। अगर आपके दिल में समाज के लिए, देश के लिए करने की आग है, निकल पड़िए दोस्तों, रास्ता अपने आप मिल जाएगा। लेकिन मित्रों, लेना पाना बनना, ये ख्वाब लेके चलोगे तो ख्वाब ही रह जाएगा। लेकिन देने के मिजाज से निकलोगे तो दुनिया आपके चरण चूमने लग जाएगी। ये मैं आपको विश्वास देता हूं। मित्रों, मुझे परमात्मा ने जब बनाया तो उसके जो आईटी प्रोफेशनल थे, उन्होंने ऐसा सॉफ्टवेयर डाला है कि मैं छोटा सोच ही नहीं सकता हूं। कि पिछले 10 साल से मोदी पर इतने जुल्म किए, लेकिन ये किस मिट्टी का बना हुआ है, इसको कुछ होता नहीं। हम लोग माउस चर्मर हैं। और मित्रों, आज मेरे हिंदुस्तान का नौजवान कंप्यूटर के माउस पे हाथ रख करके पूरी दुनिया को डुलाने की ताकत रखता है। ये ताकत मेरे देश में है, ये ताकत मेरे देश के नौजवान में है। मित्रों, पूरी उंगली के भरोसे पूरे विश्व के अंदर हिंदुस्तान की पहचान बनाने का काम ये मेरे देश के 20-22 साल के नौजवानों ने किया है, कि देश के किसी नेता ने नहीं किया है। मित्र, 21वीं सदी बनाने का सामर्थ्य है तो हमारे युवाओं में है। हम भाग्यवान हैं कि इस सदी में हमारे पास
विश्व के सर्वाधिक नौजवानों की फौज वाला ये हिंदुस्तान है, ये हमारी दूसरी ताकत। वैल्यू एडिशन कैसे करें, और वैल्यू एडिशन की दिशा पर हमने बल देने का प्रयास किया है। मित्रों, एक अभी हम टेक्सटाइल पॉलिसी लाए हैं, और मेरा टेक्सटाइल पॉलिसी का मेरा मतलब यह है कि मैं नहीं चाहता हूं कि मेरा कॉटन ग्रोवर अपना कॉटन बेचने के लिए दर दर भटकता रहे, और इसलिए मेरी एक 5 ईयर फॉर्मूला है, फार्म टू फाइबर, फाइबर टू फैब्रिक, फैब्रिक टू फैशन। और फैसला 26 जनवरी को श्रीनगर के लाल चौक में होगा, किसने अपनी मां का दूध पिया। ये मैं आतंकवादियों से आज नहीं लड़ रहा हूं, बड़े लंबे अरसे लड़ रहा हूं।